हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और हम पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं ये यूज़ कब होती है, किस सिचुएशन में हमको यूज़ इसे करना चाहिए। सो ओके, तो मान लीजिए हमारे पास है गोलू। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि गोलू लेट हो जाएगा। एक्चुअली गोलू ना हमेशा लेट हो जाता है, तो मैंने इस इवेंट को गोलू के लेट होने के इवेंट को एल बोल दिया। अब गोलू किस किस रीज़न से लेट हो जाता है स्कूल जाने में, कि वो लेट उठा अर्ली इन द मॉर्निंग। यू से मैंने डिनोट कर दिया लेट होने को कि वो उठ नहीं पाया। अप, गेट अप। सो गेट अप से यू कर लिया हमने, कुछ भी ले सकते हो। गोलू की ड्रेस नहीं मिली, ओके। गोलू को ब्रेकफास्ट नहीं मिला, ये गोलू का मन ही नहीं है, गोलू का मूड ही नहीं है, तो एम ले लिया उसको। तो हमने यहाँ पर चार कंडीशंस लिए होने को। कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। तो हमको बताना है कि गोलू लेट हो गया है और गोलू के लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ऑब्वियसली गोलू के लेट होना इन चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इन्हीं केसेस में अगर हमें सिर्फ निकालना होता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गोलू विल बी लेट फॉर द स्कूल, सो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसको हमें करना कैसे। उससे पहले हम इसका प्रूफ कर लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बना है, फिर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर रिलेट करेंगे कि ये कैसे होना चाहिए। तो चलिए पहले हम इसका प्रूफ करते हैं कि ये आया कैसे। और अब भाई आप क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। पर उससे पहले आप इसका प्रूफ देख लीजिए किस तरीके से चीज़ें हैं और किस तरीके से आई हैं। तो उससे पहले हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी थ्योरी भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमने करा है ये वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है एस। सैम्पल स्पेस मैंने एस ले लिया, ओके। सो हमारा जो इवेंट है, हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेट ए बी एनी एसोसिएटेड इवेंट विद एस, और हमारा ये प्रोबेबिलिटी आएगा। तो चलिए हम बताते हैं तो कैसे करना है। तो हमने एक सेट यहाँ पर ले लिया ए, हम इसका पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन ऑब्वियसली बहुत सारी कंडीशंस हैं, जो E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, E3 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, E4 भी हो सकता है। तो ऐसे हमने यहाँ पर डॉट 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 लगा के EN हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने पार्टीशन है, बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं यहाँ पर, ओके। सो हमने बोला कि E1 E2 अप टू EN आर पार्टीशन ऑफ एस के पार्टीशन है, तो प्रूफ। सो यहाँ पर गिवन भी है कि एज E1 E2 E3 up to EN are partitions of sample space S, of sample space S। और पार्टीशन की डेफिनेशन क्या होती है, कभी हम किसी सेट का पार्टीशन करते हैं ना, तो ये जो सबसेट्स होते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और एग्जॉस्टिव होते हैं। यानी कि ये डिसजॉइंट भी होंगे और एग्जॉस्टिव भी होंगे। एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है कि अगर मैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन EN कर दूं, तो वो मुझको पूरा का पूरा सेट S ही मिल जाएगा। ये एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन होती है। और डिसजॉइंट होते हैं, यानी कि EI इंटरसेक्शन EJ हमेशा क्या होगा, फाई होगा, है ना। I और J क्या होंगे, I और J पहली बात तो बराबर भी नहीं होंगे, और वो होंगे आपके 1 से लेकर n तक, बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू n होगा। एक कंडीशन होगी कि I और J बराबर भी नहीं होने चाहिए, वरना I1 में E1 में तो आपका कॉमन आ जाएगा। तो इसीलिए I और J को बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि हम E1 इंटरसेक्शन E1 थोड़ा ना लिख सकते हैं, तो E1 होगा ना, हम लेंगे E1, फिर इसको अलग होना पड़ेगा। आप कुछ भी लो, कोई भी कॉमन लो, नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये डिसजॉइंट भी होते हैं। तो हमको ये पता लग गया। चलिए, तो हमने इतना लिखा। ये मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख रहा, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पे हार्ड है। तो हमने अपने हिसाब से कर लिया है कि एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए और डिसजॉइंट भी होने चाहिए। तो हमने ये कर लिया, ये है हमारे पास, क्योंकि बाय डेफिनेशन है ये, ओके। तो हमको तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पर,
है ना, इन कंडीशंस को ध्यान रख के ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो एज जो ए सबसेट यहाँ पर बना, अगर मैं इसको और ए को देखूँ तो ए सबसेट है इसका, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, हम ए को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन एस, है ना। और एस हमारा क्या है, एस हमारा है ये, एस हमारा है ये, यानी कि एस है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट 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 अप टू यूनियन En, ये हमारा एस है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा यहाँ पर सेट्स का। तो कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन E1, ये एक बना, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन E2, ये उसी तरीके से करना है, ये अंदर चला जाएगा यहाँ पर, ये इसको मल्टीप्लाई समझो, इसको प्लस समझो, तो जैसे आप करते हो 9-10 में वैसे ही कर लो, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन है, ये ध्यान रखिएगा, वो प्लस और इनटू है नहीं, बट मैंने बस आपको समझाने के लिए कर दिया कि अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि कैसे करा हुआ है ये, तो इस तरीके से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है। अप टू यूनियन होगा ए इंटरसेक्शन En का, ठीक है। तो हमारे पास ए सेट आ गया, तो ये हमारे पास फाइनली ए सेट आ गया। ओके, चलो अब कुछ नहीं करना, हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए था, हमें ए चाहिए था, तो दोनों तरफ हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। तो अगर ए सेट ये है तो दोनों का प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, अब चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहें तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, ये तो पूरा एक ब्रैकेट में आएगा ना, यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 डॉट 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 यूनियन, ये यूनियन है, यू नहीं है, ये यू अम्ब्रेला वाला नहीं है, यूनियन का है, यूनियन का है, जो सेट्स में यूनियन आपने पढ़ा है। तो ए इंटरसेक्शन En, तो ये आया। बस अब इतना ही क्वेश्चन था, और आप अब इजीली इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अब दो चीज़, पहले ना बहुत सारे सेट हैं, अप टू n है, तो हम इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल इंडक्शन देख लेते हैं कि वैसा होगा कि नहीं होगा, कि अगर मैं दो सेट का लूँ सिर्फ, अगर मैं इसका लूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन E2, सिर्फ इन दो सेट की प्रोबेबिलिटी निकालें यूनियन का, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये पूरा सेट A है, या इसको पूरा एक्स वाई ले लेते हैं, इसको पूरा y ले लेते हैं, तो आपको पता है ना P ऑफ A एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या होता था, P ऑफ एक्स प्लस P ऑफ वाई माइनस P ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। खैर हम इसको ही यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन E2 माइनस P ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन E2। तो भाई ये आया, और आपको पता है कि जब हम इसको ध्यान से देखेंगे, ये A इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन E2, तो ये तीनों का ही इंटरसेक्शन नहीं है क्या, A इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2 है, और E1 इंटरसेक्शन E2, तो फाई हमने बोला ना कि EI और EJ डिसजॉइंट है, यानी कि कोई भी अलग अलग दो सेट लोगे यहाँ पे E1 E2 या E2 E3 या E1 E3, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो ही आने वाली है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है, ज़ीरो आने वाली है। तो आपका फाइनली ये कितना हो जाएगा, A इंटरसेक्शन E1 प्लस A इंटरसेक्शन E2, राइट। सो हमें पता लग गया कि ये सारे इंटरसेक्शन वाले पार्ट जो है ना, वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इंडिविजुअली इन सब का अगर हम यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इंडिविजुअली ये प्लस हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाकी का सारा ज़ीरो होने वाला है। तो मेरे को यहाँ से इस चीज़ का फ़ायदा हो गया, बट ये सब चीज़ें एग्जाम में लिखनी नहीं, और क्या लिखना भी मैं बताता हूँ आपको। वैसे ये आएगा नहीं, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए, बस हम प्रूफ कर रहे हैं। चलिए, सो ये कितना हो जाएगा, सो फाइनली वी हैव दिस एज A इंटरसेक्शन E1 प्लस A इंटरसेक्शन E2 प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन E3 प्लस डॉट 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 P ऑफ A इंटरसेक्शन En। अब रीज़न यहाँ पर ये रहेगा कि एज
ई आई इंटरसेक्शन ई जे तो फाई है, ये ई जे है, ये तो फाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन ई आई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई जे भी आपका क्या रहेगा, हमेशा फाई रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप देखो मैं बताता हूँ, हाँ हमारा ये है ए और ये समझ लिए ई आई है और इतना ई जे है, यहाँ भी कुछ हो सकता है ना। अगर ये खुद ही डिसजॉइंट है यानी कि ये पूरा अलग है, ये स्काई ब्लू वाला है ना और ये पिंक वाला, अगर ये पूरा अलग है, ये दोनों ही आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, अगर ये दोनों अलग हैं तो ए और हम ब्लैक ले लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन ई आई यानी कि इतना पोर्शन और ए इंटरसेक्शन ई जे यानी कि इतना पोर्शन, ये भी तो डिसजॉइंट ही होंगे ना, इसमें कहाँ कुछ कॉमन आएगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाई की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फाई सेट की या नल सेट की 0 होती है, तो सारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ काम चल रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं। चलिए, तो हमने ये कर लिया। सो बस अब क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, ये जो थ्योरम था। ठीक, तो ये पी ए की प्रोबेबिलिटी आई, तो हमारे पास फाइनली ये चीज़ आ गई है, तो ये हमारा आ गया। तो अब हमारा टास्क है कि हमको ये चाहिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू, ये सब चाहिए। तो हम एक का निकाल लेते, तो बाकी का निकल जाएगा क्योंकि सेम ही है सब। तो अगर हमको ये निकालना है, तो हमको ये कहाँ से मिल सकता है, ये हमको मिल सकता है पी ऑफ ए बाय ई वन से मिल सकता है। कैसे, इसका फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी ऑफ ई वन, राइट। सो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन, तो ये कितना होगा पी ऑफ ई वन और पी ऑफ ए बाय ई वन। तो ये आपका फाइनली कितना हो गया, पी ऑफ ई वन पी ऑफ ए बाय ई वन आ जाएगा, और यहाँ पर ये फिर ई वन की जगह हम ई टू यूज़ कर सकते हैं, तो ई टू हर जगह हो जाएगा, राइट। सो ये कितना हो जाएगा पी ऑफ ई टू पी ऑफ ए बाय ई टू। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई एन पी ऑफ ए बाय ई एन आ जाएगा, तो ये पी ऑफ ए हो जाएगा। फाइनली हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज हमने प्रूफ कर लिया है। तो क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पर a बाई ई टू लिया, हमने ई टू बाई ए क्यों नहीं लिया, उससे भी तो हमें इंटरसेक्शन पी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई टू मिल सकता था, हमने वो क्यों नहीं लिया। तो आइए देखते हैं क्यों नहीं लिया। देखो, अगर हम पी ऑफ ई वन बाई ए ले लेते, ई वन इंटरसेक्शन पी वन हमें चाहिए, ई वन बाई ए ले लेते तो क्या होता, पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ए, राइट। यहाँ पे ई वन हम निकाल रहे हैं, तो ये अपॉन पी ऑफ ए आ जाता, राइट। सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ए। तो उसके अकॉर्डिंग जो पी ऑफ ए का वैल्यू होता, मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ लिख रहा हूँ फिर से, वो कितना हो जाता, पी ऑफ ई वन बाई ए प्लस पी ऑफ ई टू बाई ए, ऐसे चलते पी ऑफ ई एन बाई ए। तो सिंपली यहाँ से पी ए हम कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर क्या हो जाता, पी ऑफ ई वन बाई ए प्लस पी ऑफ ई टू बाई ए, ऐसे चलते लास्ट में पी ऑफ ई एन बाई ए। तो आप पी ए तो कैंसिल आउट कर देते, फिर आप तो पी ए आपको तो चाहिए था, वो तो हट गया पिक्चर से, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं रहा, इसीलिए हमने क्या करा, ए बाई ई वन निकाला है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ गलत नहीं है, बट ये हमारा रिजल्ट नहीं देगा हमें, तो इसलिए हमने इसको यूज़ नहीं करा है। सो चलिए, तो हमने ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, बस आपको समझना ही था कि किस तरीके से हमको ये करना है। तो चलिए, इसके रिलेटेड हम कुछ अब क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इसको एक फाइनल टच दे देते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं समीशन ऑफ
हाँ पी ऑफ ई आई हो गया ना, पी ऑफ ई आई, पी ऑफ अब यहाँ पे ए है बाय ई, आई ही रहेगा और आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। तो ये आपका फाइनली कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये हो गया। ये हमने बस यहाँ पे सीरीज यूज़ कर लिया है। तो चलिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन करते ही सब समझ में आ जाएगा किस तरीके से यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज़ हो रहा है। तो चलिए करते हैं। अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है, एक बंदे ने एक कंस्ट्रक्शन जॉब लिया। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी strike is 0.65 and 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike. अच्छा, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is strike. Okay, find the probability that the construction job is completed on time. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। यानी कि एक फैक्ट्री है या कोई भी साइट है, वहाँ पर स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65 है। चलिए ठीक है, तो स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.35 हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे। चलो उसके बाद और समझते हैं कि 0.80 प्रोबेबिलिटी है कि काम हो जाएगा पूरा टाइम पर अगर स्ट्राइक नहीं होती, और 0.32 क्या है? काम पूरा हो जाएगा टाइम पर ही कह रहा है अगर स्ट्राइक हो जाती है तो हमको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो हमको निकालनी किसकी है कि जो कंस्ट्रक्शन जॉब है वो टाइम पर पूरा हो गया, यानी कि जो सेंटर में बनेगा इवेंट या सबसेट, वो ये इवेंट होगा कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो मैंने कंप्लीटेड से सी ले लिया। अब आपको भी पता है कि टाइम पर जॉब पूरा होना दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि स्ट्राइक होगी कि स्ट्राइक नहीं होगी। तो मैंने एस को क्या लिया है? एस इवेंट को, कि स्ट्राइक होने का और ना होने को मैंने एन ले रखा है। तो इस चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को कर देते हैं। तो आइए करते हैं। बहुत ईजी है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। हम फॉर्मूला भी यूज़ नहीं करेंगे, हम तब भी इसको कर लेंगे, बस वो लिखने के तरीके आपको आने चाहिए। तो पहले हम इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये 3 इवेंट बनाए हैं। तो लेट कि एस सैम्पल स्पेस नहीं है, एस मैंने स्ट्राइक वाले लिया है। तो लेट सी बी द इवेंट दैट construction job will be completed on time, and let S be the event that there will be strike, and let n be the event that there will be no strike। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब कुछ दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यानी स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक कितने प्रोबेबिलिटी से होगी? 0.65 से होगी। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्ट्राइक यानी स्ट्राइक नहीं होगी, नो स्ट्राइक का कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक, यानी कि 1 माइनस 0.65 यानी कि 0.35। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ें आ गई हैं। अब इसको समझना है हमें, ये जो डेटा दे रखा है कि 0.80 is the probability that the construction job will be completed on time if there is no strike, यानी कि काम तो होगा पूरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि यही तो है सी कि काम पूरा होगा, पर एक कंडीशन में डिपेंड करता है कि जब स्ट्राइक नहीं होगी। तो सी बाय एन दिया हुआ है आपको, तो 0.80 है। Similarly, probability of construction job will be completed on time given that there is a strike, वो कितनी दे रखी है? 0.32 दे रखी है। बस आपको इतना करना था, है ना। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको निकालना है probability of C, यानी कि काम तो होगा पूरा, अब चाहे स्ट्राइक हो या स्ट्राइक ना हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो भाई अब
सिंपल सा लॉजिक सोचो, हमें ना इतना ज़्यादा आप ऐसे नहीं करो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगेगी बहुत बड़ी लगेगी। आप ऐसे सोचो कि काम पूरा होना है, काम दो तरीके से पूरा हो सकता है कि स्ट्राइक नहीं होगी, स्ट्राइक नहीं होती फिर उसमें काम करना शुरू करेंगे बंदे, फिर काम पूरा हो जाएगा। ये स्ट्राइक हो जाती है तो पहले स्ट्राइक होगी ना, फिर काम बंदा पूरा करने का सोचेंगे जितने भी लेबर्स हैं। तो पहले स्ट्राइक करवाओ, स्ट्राइक हो गई, हो गई PSS। अब कंस्ट्रक्शन जब पूरा करवा दो, क्योंकि हमारा मोटिव तो कंस्ट्रक्शन जब पूरा करवाना है ना, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मान लो ये भी हो सकता है, ये एक केस हुआ कि चलो काम पूरा हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि स्ट्राइक हुई ना हो, तो चलिए स्ट्राइक नहीं हुई पर काम पूरा करवाना है तो C/N आ जाएगा। अब ये दो केसेस हैं, दोनों ही केस में काम पूरा हुआ है, तो अगर केसेस आते तो हम बीच में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यही आपका, हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी हम यही यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मैच करेंगे वही है। कैसे? हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में P(C) क्या बनता? P(C) बनता समीशन ऑफ P(EI) राइट, हाँ, और P(A/EI), यानी कि हमारा EI पार्टीशन थे, तो हमारा पार्टीशन एक S है और एक हमारा पार्टीशन N है, तो यानी कि E1 जो होगा वो S लिया और E2 मैंने N ले रखा है। तो यहाँ पर P(E1) P(A/E1) प्लस P(E2) P(A/E2). पर ये थोड़ा देखना हार्ड हो जाता है, पर जैसे हमने करा E1 को मैंने S ले रखा तो P(S) प्रोबेबिलिटी ऑफ, और A को मैंने C ले रखा है, A को मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पे C ले रखा है, तो A(A/S) आएगा, फिर प्लस P(C) P(A/, हाँ A या C ले रखा है यहाँ पे CS, और A को मैंने C लिया हुआ है, और यहाँ पर हाँ N है राइट, P(N), C/N आ जाएगा, क्योंकि हमने E1 और E2 ये ले रखे हैं राइट। तो इस तरीके से हमने करा हुआ है। हाँ, ये थोड़ा देखना कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम इस चीज़ों में नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा ये बहुत ईजी है कि हमने लॉजिक यूज़ कर लिया। यहाँ पर P(S) 0.65 आ गया, और P(C/S) आपका 0. कितना दे रखा है, SP(C) 32, और P(N) 0.80, 0.35 इंटू 0.80, तो आपको फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 0.488। बस टाइम सेव करने के लिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज़ करके इस क्वेश्चन को करा है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी हम बेस थ्योरम करेंगे कि बेस थ्योरम में इसमें क्या डिफरेंस रहता है। बेस थ्योरम में मिडल वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना पूछ के आपको S की निकालनी होगी गिवन कुछ कंडीशन के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर बेस थ्योरम लगेगा, बट फिलहाल यहाँ पर हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज़ करा है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। तो चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। एन अर्न कंटेन 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल। चलो तो एक अर्न है, चलो मैं 5 रेड बना लेता हूँ, 5 रेड बॉल, और इसमें 5 ब्लैक बॉल भी हैं, ठीक है। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल हमने निकाली भाई, एक बॉल हमने निकाली, ठीक है, एक बॉल हमने निकाली। इट्स कलर इज नोटेड, उसका कलर हमने देखा कि क्या है, ठीक है। चलो एक बॉल हमने निकाली, तो वो कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता रेड आए या ब्लैक आए, चलो ठीक है। एक बॉल हमने ब्लैंक छोड़ दी, मुझे नहीं पता कौन सा कलर होगा। उसके बाद मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इनटू द अर्न, यानी कि अगर रेड निकला था बाहर तो हम 2 रेड और इसमें ऐड कर देंगे, अगर ब्लैक आता तो हम 2 ब्लैक और ऐड कर देते, हमें नहीं पता क्या निकला, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही केसेस हैं, या तो जो पहला बॉल है, या तो जो पहला बॉल है वो रेड निकलेगा, या पहला बॉल आपका ब्लैक निकलेगा। अब आगे ये हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं, और जो भी निकलेगा, अगर रेड निकलता है तो 2 रेड ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब वो जो निकाला था उसको वापस रख दिया, क्योंकि कह रहा है इज रिटर्न टू द मोर ओवर। उसके बाद 2 बॉल एक्स्ट्रा हमने ऐड करी है, आर पुट इनटू द अर्न, देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। 2 ऐड करने के बाद फिर से हमने क्या निकाला, एक बॉल निकाली, फिर से हमने एक बॉल निकाली सेकंड टाइम पे भी। अब कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, यानी कि ये पक्का हो गया है कि हमको मतलब सेकंड बॉल ही चाहिए, रेड ही चाहिए जो नेक्स्ट टाइम प्रोसेस होगा।
ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगेगा। कैसे, हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। हमको रेड बॉल चाहिए सेकंड, तो आर ले लेंगे, ठीक है। रेड बॉल को हमने आर ले लिया। अब दो चीज़ हो सकती हैं, मतलब सेकंड टाइम बॉल आने की इवेंट को मैंने, जो रेड आएगी सेकंड टाइम जो सेकंड बॉल होगी वो रेड आएगी, उसको उस इवेंट को मैंने आर ले लिया। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती हैं कि जो पहला इवेंट में, अब यहाँ पे E1 E2 लेना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आर नहीं ले सकता है ना, आर लेना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आर हम ले चुके हैं। तो E1 E2 ले सकते हो। तो ये वो वाला इवेंट है। चलो अब इसको ब्लैक कर देते हैं ना, इसको रेड से लिख लेते हैं इवेंट को, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा क्या कहना चाहते हैं कि पहला इवेंट है ना। अब ये रेड आना ना, ये सेकंड बॉल का रेड आना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। या तो पहली बार में रेड आई होगी बॉल, उसके बाद दो रेड ऐड कर दी होगी, है ना। तो यहाँ पर इस कंडीशन के लिए आपका क्या फिगर बनेगा, ये तो 5 थी ही, है ना, और ये ब्लैक थी। यहाँ पे भी आना है, यहाँ पर ब्लैक है। मैं समझाता हूँ कैसे हुआ। केस वन जो है हमारा, और ये केस 2 है। केस 1 में पहले टाइम जब हमने बॉल निकाली वो रेड आई, हमने देखा कि अरे ये तो रेड आ गई, तो हमने 2 बॉल और रेड ऐड कर दी, और फिर बॉल निकाली सेकंड टाइम, तो फिर वो रेड आई। चलो केस खत्म हो गया। दूसरे केस में क्या है कि हमने जब बॉल निकाली, है ना, तो वो ब्लैक आई। तो अगर ब्लैक हमने देखा तो हमने ब्लैक तो रखी दी, फिर हमने 2 बॉल और ऐड कर दी, तो यहाँ पर उसके बाद हमने सेकंड टाइम जब निकाली तो वो रेड आई, क्योंकि हमें रेड से ही मतलब है। तो ये है, तो हमने इस तरीके से ये चीज़ें डिफाइन करी। तो चलो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से करते हैं। चलो इस फिगर को छोड़ देते हैं, रियल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलिए, तो ये है। तो चलो पहले इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट आर बी द इवेंट दैट वी ऑब्टेन रेड बॉल एट सेकेंड टाइम, राइट। चलो तो हमने ये कर लिया। E1 E2 डिफाइन कर लेते हैं। लेट E1 बी द इवेंट दैट वी ऑब्टेन्ड, या सेकंड ड्रॉ लिख सकते हो आप, सेकंड टाइम ना लिख के सेकंड ड्रॉ लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेकंड ड्रॉ, वी ऑब्टेन्ड रेड बॉल एट फर्स्ट ड्रॉ, है ना। और E2 क्या हो जाएगा, लेट E2 बी द इवेंट दैट वी ऑब्टेन्ड यहाँ पे ऑब्टेन्ड कर लेते हैं, ऑब्टेन्ड ब्लैक बॉल, है ना। यही केस है, और तो कोई केस ही नहीं बनता, एट फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है। चलो तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, कुछ भी नहीं है। तो हम सीधे लिखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हम सीधे लिखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हम सीधे लिखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो आपको भी पता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ आर है, यानी कि सेकंड जो आनी चाहिए वो रेड ही आनी चाहिए, है ना। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। यार अब प्रोसेस चलाते हैं। यह प्रोसेस ये हो सकता है कि हो सकता है पहली बार हमको फर्स्ट बार रेड मिली हो, यानी कि पी ऑफ E1 हुआ हो, यानी पहली बॉल रेड आई हो, उसके बाद हमको रेड ही चाहिए, और गिवन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो पहली बॉल निकली थी वो क्या निकली थी, रेड ही निकली थी। दूसरी, हो सकता है पहली बॉल ब्लैक आ जाए, तो यानी कि हमने E2 करा, है ना। पर सेकंड बॉल तो हमें रेड ही चाहिए, हमें तो रेड ही चाहिए। गिवन क्या है, पहली बॉल क्या आई हमारी, ब्लैक आई थी। तो ये बना टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आप देख भी सकते हैं, तो हाँ वही चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे इवेंट की प्रोबेबिलिटीज़ लिखनी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया था। आप भी एग्जाम में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। तो हमें चाहिए P ऑफ E1। P ऑफ E1 का मतलब क्या है कि पहली बॉल रेड आए हमारी, पहली बॉल रेड है, रेड आने की पहली, हाँ बॉल का रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, ठीक है। अब हमें चाहिए P ऑफ R/E2,
इवन, पी ऑफ आर बाय इवन, सॉरी पी ऑफ आर बाय इवन, यानी कि दूसरी बॉल भी रेड आई और पहली बॉल तो रेड आई थी, पर वो किस कंडीशन पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब भाई यहां पर आ गया टोटल कि दूसरी बॉल रेड चाहिए, यानी इन 7 में से, है ना, हाँ इन 7 में से क्या चाहिए हमें, बॉल 1 चाहिए, और टोटल कितने, टोटल तो 12 है, 7/12। आप कहेंगे 1/2 कैसे हुआ, 1/2 ऐसे हुआ कि पहली बॉल हमें रेड चाहिए थी ना, 5 है ना, टोटल तो 10 है, तो 5/10 लिख सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है। आप यहाँ पे तो 12 था, आप सीधे यहाँ पे 5/10 लिखो, है ना, तो वो 1/2 है, राइट, हमने ऐसे करा है। पर यहाँ पर अब 12 क्यों हुआ, क्योंकि हमने 2 बॉल एक्स्ट्रा ऐड करी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। अब हमें चाहिए पी ऑफ ई2। पी ऑफ ई2 क्या होगा, यानी कि पहली बॉल ब्लैक आए, पहली बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 5/10 है, क्योंकि 5/10, तो 5/10 यानी कि 1/2 आ गई। और दूसरी क्या चाहिए, पी ऑफ आर बाय ई2। इसका मतलब क्या है कि दूसरी रेड चाहिए और पहली क्या आई थी, ब्लैक आई थी, पहली क्या आई थी, ब्लैक आई थी, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो 2 बॉल एक्स्ट्रा ऐड कर दी होंगी, तो पर इस केस में रेड की निकालनी, तो इस केस में रेड की 5/12 हो जाएगी। बस यही सारा गेम है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। तो ऐसा है। अब ये तो खैर हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करा, आप लॉजिकली भी कर सकते थे। लॉजिकली कैसे करेंगे कि यार ऐसा है कि दूसरी बॉल रेड चाहिए, तो भाई पहले रेड निकले तो तभी तो हो सकता है ना कि वो फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे रेड बॉल, तो अगर 2 ऐड कर देंगे फिर 7/12 हो जाएगी। ये तो हो गया, चलो हो गया, हमारी इतने निकल गया। और एक चीज़ और बन सकती है कि हो सकता है यार पहली बॉल ना ब्लैक निकली, ब्लैक पहली बार निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, पर उसके बाद हमने 2 बॉल ऐड कर दी होंगी, तो उस टाइम ब्लैक रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बढ़ गई, 2 बढ़ गई, तो यहाँ पे 5/12 इस तरीके से करना है। तो आप यहाँ से अगर इसको 7/24 और 5/24, 7×5 = 12, 12/24 तो 1/2। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है, आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करके कंसेप्ट समझ कर इसको करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते हैं एग्ज़ाम में। आप यहाँ पे टाइम सेव करके जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हो उस टाइम को। So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.